शाम का 6:30 PM का समय हो चुका है। आप जानते हैं मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए डेली इवनिंग 6:30 PM पे शाम 6:30 पे आपके लिए एक नया क्लास यहाँ पे अपडेट किया जा रहा है। और इन सभी क्लास का एक ही मकसद है कि यहाँ से आपका जिस भी विषय की हम लोग चर्चा कर रहे हैं उसका रिवीजन हो और यहाँ से अंतिम गेस प्रश्न, जिससे कि सीधे सीधे एग्जाम में प्रश्न टकराए। तो अभी के इस वीडियो क्लास में हम लोग आपके विज्ञान अर्थात कि साइंस के एक शानदार मॉडल पेपर को लेकर समझेंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कह रहा है 1 से 80 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, इनमें से कोई भी 40 प्रश्न का जवाब आपको OMR शीट पे देना है। लेकिन हम लोग आज के इस टेस्ट में 80 प्रश्न को समाप्त करेंगे और आपके लिए टारगेट दिया जा रहा है कि 75 प्लस। आप पूरे क्लास को देखेंगे तो आसानी से आप 75 प्लस सही कर देंगे, क्योंकि अब आप तूफानी लाल हो चुके हैं मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2022 का। तो याद रखिएगा एग्जाम में आपको 40 सही करना है, लेकिन यहाँ पे हम लोग आज के क्लास में 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न की चर्चा करेंगे और आप अपना टारगेट नहीं भूलना है। सभी विद्यार्थी को 75 प्लस स्कोर करके जाना है आज के क्लास से। चलिए एक एक प्रश्न का आंसर दीजिए, टारगेट पे नजर रहना चाहिए 75 प्लस। अंत में आपको अपने नाम के साथ कमेंट बॉक्स में बता देना है कि सर हमारा 75 प्लस सही हुआ है। कह रहा है सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा के स्रोत इसमें से क्या है सर? प्रश्न यही पूछा जा रहा है। प्रश्न मैंने आपसे कम्युनिटी टैब में भी पूछा था, वहां पे भी 90% से ज्यादा विद्यार्थियों का बिल्कुल सही से जवाब आया था। नाभिकीय संलयन, काफी शानदार। ऑप्शन ए, सूर्य और तारों में विशाल ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। ऑप्शन ए सर सही आंसर कर देंगे। आगे बढ़ते हैं, एक एक प्रश्न का जवाब दीजिए। नहीं मालूम है तो मैं सही आंसर बता रहा हूं, एग्जाम में कम समय है, इतना प्रश्न जरूर याद करके जाइएगा, यहां से खूब प्रश्न टकराएगा। कह रहा है इनमें कौन दर्पण का सूत्र है? दर्पण सूत्र बताना है सर, अर्थात कि यहाँ पे मिरर फार्मूला पूछ रहा है तो आप जानते हैं 1/v + 1/u = 1/f। काफी शानदार। ऑप्शन ए जो भी विद्यार्थी कमेंट कर रहे हैं, आपका समझिए तूफानी लाल की तरह तैयारी हो चुका है, और हुआ है कि नहीं तो अंत में पता चलेगा आप 75 प्लस अगर सही करके जाएंगे तो। आगे कह रहा है टिंडल का प्रभाव देखा जा सकता है। टिंडल प्रभाव इसमें से कहां पे देखा जा सकता है, यही प्रश्न पूछा जा रहा है। तीसरे नंबर प्रश्न का ध्यान से देखिएगा तो टिंडल प्रभाव आप विस्तार से पढ़े होंगे, अब तो एग्जाम में कुछ दिन समय आपको डिटेल में समझाने की आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन ए सही आंसर कर देना है, जंगल में देखा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, चौथे नंबर प्रश्न को समझते हैं। कह रहा है तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? अर्थात कि आपको अगर प्रश्न पूछा जाता है कि तारे टिमटिमाते नजर आते हैं क्यों, तो आप उसकी व्याख्या करने के लिए इसमें से किस सिद्धांत का आप उपयोग करते हैं, यही प्रश्न पूछ रहा है। तो आप जानते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते नजर आते हैं, अर्थात कि अपवर्तन का सिद्धांत। काफी शानदार। ऑप्शन ए सर सही आंसर करेंगे। आगे बढ़ते हैं, 5 नंबर प्रश्न बउआ टाइप सभी प्रश्न है, एग्जाम में भी सभी प्रश्न आपको बउआ टाइप लगेगा। सिर्फ 6:30 PM पे जितना क्लास आ रहा है उतना रट के जाइए। सामान्य नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। नेत्र के जो हमारे रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है सर? हमारा नेत्र किसी वस्तु का किस रूप में प्रतिबिंब बनाता है, यही प्रश्न पूछा जा रहा है। तो जो भी विद्यार्थी तूफानी लाल की तरह तूफान मचाते हुए 5 का ऑप्शन सी कमेंट कर दिए वास्तविक और उल्टा, तो आपका चला आंसर काफी शानदार है। आगे बढ़ते हैं, अब छठा नंबर प्रश्न देखिए, न्यूमेरिकल टाइप प्रश्न है, लेकिन मैं कितना बार आपको बताया हूं कि एक बल्ब अगर 1 मिनट में 120 कूलम्ब आवेश प्रवाहित हो रहा है तो विद्युत धारा का मान कितना है? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि अगर एक बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम्ब आवेश प्रवाहित होता है तो आई का मान बताना है, विद्युत धारा का मान बताना है। तो छठे नंबर प्रश्न का देखते देखते आपको ऑप्शन भी कमेंट कर देना है सर 2 एम्पियर। आगे बढ़ते हैं, 7 नंबर प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पे है, जल्दी से पढ़िए और आंसर दीजिए। बिल्कुल जल्दी जल्दी हमें चलना है क्योंकि समय का भी ख्याल रखना है। कह रहा है किस उपकरण में धन अर्थात की प्लस और ऋण अर्थात की माइनस का चिन्ह नहीं होता? यहां पे ध्यान से समझना है, क्या पूछ रहा है? नहीं होता है। आपको बताना है किस उपकरण में धन प्लस और ऋण माइनस का चिन्ह नहीं होता है सर? तो 7 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी, बिल्कुल सही। कुंडली में नहीं होता है, नहीं तो आमीटर में भी होता है, वोल्टामीटर में भी आप देखें होता है, विद्युत सेल में बैटरी में होता ही है। तो ऑप्शन सी सही आंसर कर देंगे। आगे बढ़ते हैं, काफी शानदार शानदार प्रश्न मिल रहा है, इसके माध्यम से आपका रिवीजन भी हो रहा है और यहां से खूब प्रश्न आएगा और 75 प्लस आपको सही करके जाना है। लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होगा। लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? शॉर्ट सर्किट की बात हो रहा है। तो कितना बार हम लोग चर्चा किए हैं कि बहुत अधिक बढ़ जाता है, बिल्कुल सही, और ओवरलोडिंग में बहुत कम हो जाता है। काफी शानदार। ऑप्शन ए काफी विद्यार्थी कमेंट कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, 9 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न कह रहा है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? आपको बताना है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज इसमें से किसने किया था, यही प्रश्न
प्रश्न पूछा जा रहा है। देखते हैं कितने विद्यार्थी इसका सही सही जवाब दे पाते हैं। 75 प्लस सही करना है, कोई भी प्रश्न आपको गलत नहीं करना है। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी सर? तो 9 नंबर प्रश्न का जो भी विद्यार्थी कर रहे हैं फैराडे ने, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए 9 का याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे सर, 10 नंबर प्रश्न को समझेंगे। कह रहा है एक उत्तल लेंस होता है, एक उत्तल लेंस कैसा होता है, यही प्रश्न पूछा जा रहा है। तो उत्तल लेंस आप समझ रहे हैं, उत्तल लेंस कैसे हम लोग बनाते हैं, जनरली ऐसे यहाँ पे समझने के लिए देख लीजिए फिगर, जनरली ऐसे ही समझने के लिए हम लोग बनाते हैं। तो 10 का देखिएगा, इस पे कौन सा शूट कर रहा है, ऑप्शन कहिएगा सी, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। देखिए किनारे पर पतला है, बीच में मोटा है, तो वहीं किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, ऑप्शन सी गुरुजी सही आंसर हो जाएगा। ये काफी बच्चे मैं देख रहा हूं कि आज लग रहा है कि 90 प्लस से ज्यादा स्टूडेंट इसमें 75 प्लस सही करेंगे। कह रहा है अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है। अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर कितना होता है सर, यही आपसे पूछ रहा है। आवर्धन निकालने के लिए अवतल लेंस में कौन सा फॉर्मूला का यूज करेंगे, तो m बराबर v बटा u, बिल्कुल सही, ऑप्शन डी सही आंसर कर देंगे, v बटा u। आगे बढ़ेंगे सर, 12 नंबर प्रश्न को समझेंगे। प्रश्न कह रहा है गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। एक गोलीय दर्पण में हम लोग फोकसांतर अर्थात कि छोटा f और वक्रता त्रिज्या अर्थात कि छोटा r, इसमें क्या संबंध होता है, यही प्रश्न पूछा जा रहा है। कहिएगा सर बउआ टाइप प्रश्न है, हम जानते हैं कि वक्रता त्रिज्या उसके फोकस दूरी के 2 गुना होता है, बिल्कुल सही, अर्थात कि r बराबर 2 बटा f होता है, या f बराबर r बटा 2 होता है, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए सर सही आंसर कर देंगे 12 का। आगे बढ़ते हैं, 13 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न कह रहा है मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है, ऑप्शन आपके सामने है, स्क्रीन पे है, बउआ टाइप प्रश्न है, जल्दी से सही आंसर कमेंट कर दीजिए। 13 नंबर प्रश्न का जो भी विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर मानव नेत्र उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है, ऑप्शन सी सर सही करेंगे, आपका चला आंसर बिल्कुल शानदार है, ऑप्शन सी सही आंसर है 13 का। आगे बढ़ते हैं सर, 14 नंबर प्रश्न को समझते हैं। कह रहा है मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पे बनाता है। मानव नेत्र जो है किसी वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनाता है, तो 14 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी सर, रेटिना पर बनाता है, बिल्कुल सही, 14 का सही आंसर ऑप्शन सी के साथ जाएगा। देख रहा हूं अभी तक काफी विद्यार्थी 14 में 14 का सही आंसर देते चल रहे हैं, इसी तरह आंसर अंत तक दीजिए, 75 प्लस सही करके जाइए, समझिए एग्जाम में आपका ऑब्जेक्टिव 40 में 40 फिक्स हो चुका है। 15 नंबर प्रश्न कह रहा है इलेक्ट्रिक जनरेटर जो है विद्युत जनित्र है, वो किस सिद्धांत पे आधारित है। सिर्फ प्रश्न पे आपको फोकस रहना है, क्योंकि एग्जाम में कम समय है, तो समय का भी ख्याल रखना है, कोई इधर उधर की बात नहीं, सीधे सीधा आंसर कमेंट करेंगे। विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है, विद्युत जनित्र किस सिद्धांत पे कार्य करता है सर, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे विद्युत जनित्र काम करता है, बिल्कुल शानदार, ऑप्शन सी सही आंसर कर देंगे 15 का। आगे बढ़ते हैं सर, 16 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पे ए रहा, कह रहा है निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है, इसमें से किससे बायोगैस ईंधन नहीं प्राप्त किया जा सकता है। तो ध्यान से देखिएगा, तो लकड़ी, गोबर गैस, कोयला, ये सभी बायोगैस ईंधन का स्रोत है, लेकिन पूछ रहा है कौन नहीं है। यहां पे देखिए तो नाभिकीय ऊर्जा नहीं है, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी सही आंसर कर देंगे। आगे बढ़ते हैं सर, 17 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न कह रहा है जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। अब देखिए फिर वही प्रश्न पूछ रहा है, कह रहा है जीवाश्म ईंधन का उदाहरण कौन सा है। ईंधन से प्रश्न है, कोयला जो है, कोयला और पेट्रोलियम पदार्थ, जो जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं, ऐसे जीव या पेड़ पौधा जो पहले जीवित थे लेकिन अब उनका अंश बचा, अर्थात कि वो किसी भूवर्गीय घटना के चलते धरती के नीचे लाखों करोड़ों वर्ष दबने के बाद उनका निर्माण होता है। तो ऑप्शन ए सही आंसर कर देंगे, कोयला, जीवाश्म ईंधन, पेट्रोलियम, ये सभी जीवाश्म ईंधन का हो जाते हैं। 18 नंबर प्रश्न कह रहा है जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहते हैं। जहां से प्रकाश निकलता है उसे हम क्या कहते हैं सर, तो 18 नंबर प्रश्न अगर ऑप्शन आप पढ़ेंगे तो ये ऑप्शन ए पे ही आपको सही आंसर मिल जाएगा, प्रकाश स्रोत। स्रोत क्या होता है, जिस वस्तु से जो चीज निकले वही उसका स्रोत हो जाता है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे स्याही यहाँ पे लिख रहे हैं, कलम से अगर निकल रहा है तो इसका स्रोत क्या हो जाएगा, कलम। प्रकाश जिससे निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए सही आंसर कर देंगे। 19 नंबर प्रश्न कह रहा है खतरे के संकेत का प्रकाश किस रंग का होता है, अर्थात कि पूछ रहा है खतरे के संकेत के लिए किस रंग के प्रकाश के किरण का हम लोग उपयोग करते हैं, यही प्रश्न पूछा जा रहा है। तो 19 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, बउआ टाइप प्रश्न, 10th का छोटा बउआ भी सही आंसर दे देगा। लाल रंग आप हम लोग कितना बार पढ़े हैं कि खतरे के सिग्नल के रूप में लाल रंग का ही प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसका तरंग दैर्ध्य वो अधिकतम होता है और इसका विचलन कम होगा। आगे बढ़ते हैं, 20 नंबर प्रश्न कह रहा है 1 जूल और 1 सेकंड के अनुपात को क्या कहते हैं सर, अर्थात कि 1 जूल और बटा में 1 सेकंड के अनुपात को क्या कहते हैं,
इसके बराबर क्या होता है, यही प्रश्न पूछा जा रहा है। तो 20 नंबर प्रश्न का जो भी विद्यार्थी आंसर देना है कि सर ऑप्शन डी 1 वाट बराबर 1 जूल बट्टा 1 सेकंड, आपका आंसर 20 का बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी सही आंसर है, 1 वाट बराबर 1 जूल बट्टा में 1 सेकंड। आगे बढ़ेंगे सर, 21 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। प्रश्न कह रहा है चुंबकों के सजातीय ध्रुव के बीच परस्पर, चुंबकों के सजातीय ध्रुव में क्या होता है परस्पर, यही पूछा जा रहा है। तो 21 नंबर प्रश्न का जो भी विद्यार्थी कह रहे हैं कि ऑप्शन बी सर प्रतिकर्षण होता है, आपका आंसर काफी शानदार है, ऑप्शन बी सही आंसर कर देंगे। चलिए काफी शानदार, काफी विद्यार्थी मैं देख रहा हूं ऑप्शन बी कमेंट किए। देखिए प्रश्न को समझिएगा, कह रहा है कि चुंबक में सजातीय ध्रुव अर्थात कि प्लस प्लस तो क्या होगा प्रतिकर्षण, माइनस माइनस तो क्या होगा डिस्ट्रैक्शन होगा, वहीं उसे ही बोलते हैं प्रतिकर्षण। वहीं माइनस प्लस रहेगा विजातीय ध्रुव तो क्या हो जाएगा अट्रैक्शन हो जाएगा। क्लियर समझना है, ऑप्शन बी। 22 नंबर प्रश्न कह रहा है विद्युत मोटर परिवर्तित करता है, यहां पे देखिए ध्यान से, विद्युत मोटर किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है, एक बार नहीं अनेकों बार मैं आपको बताया हूं। अब बिल्कुल समय नहीं लेना और किसी भी हाल में आपको 75 से कम स्कोर करके नहीं जाना है आज के टेस्ट में। विद्युत मोटर परिवर्तित करता है सर, नहीं मालूम है, चिंता की कोई बात नहीं है, याद रखिएगा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी सही आंसर है। 23 नंबर प्रश्न कह रहा है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है, लेंस की क्षमता पावर ऑफ लेंस का एसआई मात्रक क्या होता है सर, यही प्रश्न पूछा जा रहा है। तो आप जानते हैं लेंस की क्षमता जिसका एसआई मात्रक डायऑप्टर होता है, अर्थात कि 1/f तो 1/मीटर ऊपर जाएगा तो मीटर इनवर्स कहां पे दिया गया है सर, ऑप्शन सी पे। 23 का ऑप्शन सी सही आंसर कर देंगे। आगे बढ़ते हैं सर, 24 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न कह रहा है आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है, प्रश्न क्या पूछ रहा है कि आकाश हमें नीला क्यों दिखाई देता है सर। 24 नंबर प्रश्न का जो भी विद्यार्थी कह रहे हैं कि गुरुजी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी 24 का सही आंसर है। 25 नंबर प्रश्न कह रहा है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की, फिर वही प्रश्न रिपीट कर रहा है, कह रहा है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की, तो अभी ऊपर हम लोग चर्चा किए थे फैराडे ने, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए काफी शानदार, मैं देख रहा हूं काफी विद्यार्थी बिल्कुल सही सही आंसर दे रहे हैं, अंत तक बने रहिए, 75 प्लस सही करके जाना है। कह रहा है प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर है तो दर्पण होगा, प्रतिबिंब का आकार जो है किसी दर्पण में हमेशा वस्तु के इक्वल बन रहा है तो दर्पण कौन सा होगा, यही प्रश्न पूछा जा रहा है। बराबर जो है भी ये किस दर्पण में हम लोग पढ़ते हैं, तो कहिएगा समतल दर्पण में, तो उस दर्पण क्या होगा समतल दर्पण होगा, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी सर सही आंसर कर देंगे। 27 नंबर प्रश्न की बात करेंगे, कह रहा है 1 किलोवाट बराबर होता है, काफी वीवीआई प्रश्न है, कई बार बीएससीबी के द्वारा ये प्रश्न पूछा गया है कि 1 किलोवाट बराबर कितना जूल होता है गुरुजी। तो 27 नंबर प्रश्न का याद रखेंगे 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल 1 किलोवाट, ऑप्शन ए पे दिया गया था, इसे ही सही आंसर कर देना है। 28 नंबर प्रश्न करा एथेनोइक अम्ल को सामान्यतः क्या कहा जाता है, एथेनोइक अम्ल को हम लोग जनरल भाषा में क्या बोलते हैं, सामान्य रूप से क्या कहते हैं सर, तो नहीं मालूम है तो चिंता की कोई बात नहीं है, याद रखिएगा एसिटिक अम्ल, बिल्कुल सही, ऑप्शन भी जो भी विद्यार्थी कमेंट किए हैं आपका तूफानी लाल की तरह आंसर बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे सर, 29 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। प्रश्न कह रहा है भारतीय संगीत प्रणाली में संगीत के कितने सुर होते हैं, भारतीय संगीत प्रणाली में आपको बताना है संगीत के कितने जनरली सुर होते हैं सर। तो 29 नंबर प्रश्न का जो भी छात्र कमेंट कर रहे हैं कि सर ऑप्शन सी 7, आप सोच रहे हैं संगीत का प्रश्न है, नहीं, ये जो आप लोग का आवर्त का वर्गीकरण जो केमिस्ट्री में पढ़ते हैं तो वहां पे संगीत के सुर से आपको समझाया जाता है, वहीं से प्रश्न पूछ लिया गया था। तो 7 सुर होते हैं, बिल्कुल सही, सारे गामा पाधा निशा जो आप लोग पढ़ते हैं, तो ऑप्शन सी सही आंसर कर देंगे 29 का। और 8वां फिर सुर रिपीट करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 30 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न कह रहा है वायुरोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रखने से उपचयन की गति हो जाती है, वायुरोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रखने में उपचयन की गति कैसी होती है सर। तो 30 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए सर, धीमी होती है, क्योंकि सोचिए उपचयन तेज कब होगा, जब उसको वायु के उपस्थिति में रखेंगे, हम वायुरोधी बर्तन में रख रहे हैं जिसमें वायु प्रवेश नहीं करेगा तो उपचयन का ऑटोमेटिक गति क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए 30 का सही आंसर करेंगे। आगे बढ़ते हैं सर, 31 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न एक अभिक्रिया देकर पूछ रहा है कि इस अभिक्रिया के लिए इसमें से कौन सा कथन इस पर सुटेबल है, अर्थात कि सही बैठ रहा है। अभिक्रिया क्या है, 2Cu + O2 मिलकर बना रहे हैं CuO, तो इसमें किसका ऑक्सीकरण या अवकरण या नाइट्रेशन हो रहा है या सभी हो रहा है, यही प्रश्न पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तो कॉपर का ऑक्सीकरण हुआ है, देख रहे हैं कॉपर यहाँ पे बिना ऑक्सीजन का था, यहाँ पे ऑक्सीजन जुट गया, तो ऑप्शन ए सर सही आंसर याद रखेंगे 31 नंबर प्रश्न का ऑप्शन ए।
आगे बढ़ेंगे सर। 32 नंबर प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पे आ चुका है। प्रश्न की थोड़ा सा यहाँ पे क्वालिटी खराब है, आगे फिर सही मिलेगा। प्रश्न आपको क्लियर पढ़ के समझा दे रहा हूँ। आपको देखिए क्लास कभी भी देखिए तो वीडियो का जो क्वालिटी होता है 360p, तो कम से कम आपको 360p पे देखना चाहिए ताकि स्पष्ट दिखाई दे। कह रहा है सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है? सिल्वर क्लोराइड में प्रश्न पढ़ के सुना दिया, ऑप्शन तो आपको क्लियर दिखाई दे रहा है। जल्दी से बताइएगा कौन सा सही होगा, ए बी सी डी क्या सही होगा। सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है सर? तो ऑप्शन है। याद करते चलिए, गलत भी कर रहे हैं तो कोई चिंता की बात नहीं, याद करके जाइए, यहां से खूब प्रश्न आएगा क्योंकि अंत समय में हम लोग शानदार शानदार मॉडल पेपर आपके लिए खोज खोज कर लेकर आ रहे हैं। तो ऑप्शन है सिल्वर क्लोराइड श्वेत रंग का होता है, बिल्कुल सही। 33 नंबर प्रश्न को समझिए। कह रहा है समीकरण CaCO3 और ये आपका जानते हैं CaCO3 ऊष्मा की उपस्थिति में टूटता है तो क्या बनता है? CaO प्लस CO2 वियोजन अभिक्रिया है। चलिए मैं उत्तर भी आपको बता दिया। कह रहा है किस प्रकार का समीकरण है सर? तो वियोजन है, बिल्कुल सही, मैं पहले ही बता दिया। 33 का ऑप्शन है सही आंसर कर देंगे। बहुआ टाइप है सभी प्रश्न है। 34 नंबर प्रश्न कह रहा है कि लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? किसी लाल तप्त आयरन है उसमें हम लोग जल प्रवाहित कर देंगे तो कौन सा इसमें से यौगिक मिलेगा? तो नहीं मालूम है तो चिंता की कोई बात नहीं है। 34 का राइट आंसर ऑप्शन सी, याद कर जाइए, आज से Fe3O4 मिलता है। क्या पूछा था कि लाल तप्त आयरन है उस पर आप जलवाष्प डाल देंगे तो Fe3O4 मिलेगा, बिल्कुल सही। ऑप्शन सी सर सही आंसर कर देंगे 34 नंबर प्रश्न का। आगे बढ़ते हैं गुरुजी। 35 नंबर प्रश्न, ये भी काफी शानदार प्रश्न है, रिपीटेड प्रश्न है। कह रहा है हमारे शरीर में पीएच कितने परास के बीच कार्य करता है? हमारे शरीर में पीएच जो होता है वो कितने परास के बीच अगर रहेगा तो हमारा शरीर जो है स्वस्थ रहेगा और हम अच्छा से कार्य कर पाएंगे। तो ऑप्शन बी 7 से 7.8 के बीच, बिल्कुल सही। ऑप्शन बी सही आंसर कर देंगे 35 नंबर प्रश्न का। आगे बढ़ते हैं, 36 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। कई बार मैं आपको बताया हूं कि रक्त में शर्करा के स्तर को कौन सा नियंत्रित करता है सर? ऑप्शन आपको क्लियर दिखाई दे रहा है, देखते हैं कितने विद्यार्थी इसका सही सही आंसर दे पाते हैं। रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है इंसुलिन, इसलिए तो इंसुलिन की कमी होगा तो हमें मधुमेह हो जाता है क्योंकि शर्करा का नियंत्रित नहीं कर पाता है। तो ऑप्शन डी सही आंसर कर देंगे 36 का। आगे बढ़ते हैं गुरुजी, 37 नंबर प्रश्न को समझते हैं। कह रहा है निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है? इसमें से कौन आयनिक यौगिक है, यही प्रश्न पूछा जा रहा है। तो देखिए ध्यान से, तो कहिएगा CaCl2 आयनिक यौगिक है, बिल्कुल सही। ऑप्शन सी से आयन उत्पन्न होता है Ca+Cl-, तो ऑप्शन सी सही आंसर कर देंगे आपके 37 नंबर प्रश्न का। याद करते चलिए। 38 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? इसमें से कौन पदार्थ को हम लोग उपस्थिति में, आपको वायुमंडल में ऑक्सीजन की उपस्थिति में खुला छोड़ देंगे तो संयोग करके कोई नया पदार्थ नहीं बनाता है? तो 38 का ऑप्शन भी गोल्ड, सोना जो है ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता, इसलिए उसका गहना बनाया जाता है ताकि काफी दिन तक वैसे ही वो रह सकता है। तो ऑप्शन भी सही आंसर। अब फिर सोना अर्थात कि गोल्ड से प्रश्न आ गया। कह रहा है शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है सर? यही प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो कहिएगा सर तो हम बचपन से जानते हैं कि शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, बिल्कुल सही। तो 39 नंबर प्रश्न का ऑप्शन बी पे 24 कैरेट दिया गया है, ऑप्शन बी सही आंसर कर देंगे। 40 नंबर प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है, वायुमंडल में कितना प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड गैस है? मैं प्रश्न आपको क्लियर पढ़ के समझा रहा हूं, ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, जल्दी से कमेंट कीजिए। क्या पूछ रहा है कि वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है, कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रतिशत है? तो ऑप्शन सी 0.03%, काफी शानदार। 40 का ऑप्शन सी सही आंसर कर देंगे। देखिए एग्जाम में आपको 80 में से 40 बनाना है, लेकिन यहाँ पे पूरे 80 प्रश्न आपको याद करके जाएंगे तभी वहाँ पे 40 आपको बनाना है। और मैं काफी ऐसे मॉडल पेपर की चर्चा आपके लिए किया हूँ, तो इसलिए मैं आसान मॉडल पेपर है तो मैं आपके लिए टारगेट निर्धारित किया हूँ 75+। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखे हैं, रेगुलर क्लास करते हैं, जो भी प्रश्न नहीं आता है उसको याद करते जाते हैं, तो आसानी से देखिएगा अंत तक आप 75+ स्कोर करके जाएंगे। चलिए 41 नंबर प्रश्न को समझेंगे। कह रहा है सल्फ्यूरिक अम्ल का अणु सूत्र, इसमें से बताइए सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र कौन है? यही प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन आपको क्लियर दिखाई दे रहा है। क्या पूछ रहा है? सल्फ्यूरिक अम्ल, तो आप जानते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4। अब आप ऑप्शन में खोजिएगा तो कहिएगा ऑप्शन बी पे दिया गया है सर, बिल्कुल सही। ऑप्शन बी सही आंसर कर देंगे। 42 नंबर प्रश्न कह रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड समूह कौन है? कार्बोक्सिलिक एसिड का समूह इसमें से कौन है गुरुजी? तो 42 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी। देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसे कभी कभी अम्ल भी पूछता है कि अम्ल का समूह कौन है, बॉन्ड COOH, तो ऑप्शन बी सही आंसर करते हैं।
याद करते चलिए, काफी शानदार शानदार प्रश्न है। 43 नंबर प्रश्न कह रहा है ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन परमाणु की संख्या, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं, यही प्रश्न पूछा गया है। तो O3, ओजोन का सूत्र क्या होता है O3, तो कितने परमाणु होंगे सर 3, तो ऑप्शन सी, काफी शानदार ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं 44 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न कह रहा है आवर्त सारणी में कितने आवर्त क्षैतिज पंक्ति कितना होता है, अर्थात कि आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितनी है, क्षैतिज पंक्ति की संख्या कितनी है, आधुनिक आवर्त सारणी की बात कर रहा है तो 7, बिल्कुल सही ऑप्शन सी, ऑप्शन के अनुसार सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं सर 45 नंबर प्रश्न को समझते हैं। कह रहा है कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट का अन्य नाम क्या है, कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट का जो अन्य नाम क्या है, वही प्रश्न आपसे पूछ रहा है। तो देखिएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस में H2O आता है, तो ऑप्शन बी सही आंसर कर देंगे 45 का। काफी शानदार, मैं देख रहा हूं काफी विद्यार्थी अभी तक बिल्कुल सही सही आंसर देते चल रहे हैं। 46 नंबर प्रश्न कह रहा है ऑक्सीजन की परमाणु संख्या, जल्दी से मैं देख रहा हूं कितने विद्यार्थी इसका सही से आंसर दे पाते हैं। सभी विद्यार्थी जितने भी छात्र 6:30 PM पे क्लास को कर रहे हैं, एक साथ आंसर कमेंट कीजिए। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितना होता है सर, तो 8, बिल्कुल सही। काफी विद्यार्थी ऑप्शन बी 46 का कमेंट कर रहे हैं, आपका आंसर बिल्कुल शानदार है। 47 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि 1 PM अर्थात कि पिकोमीटर में कितने मीटर होते हैं, ये भी प्रश्न मैं पीछे आपको सिखाया हूं कि 1 पिकोमीटर में कितने मीटर होते हैं सर। तो 47 नंबर प्रश्न का ऑप्शन सी पे देखिए सही आंसर दिया गया, 10⁻12 मीटर होता है 1 पिकोमीटर में, तो ऑप्शन सी सही आंसर करेंगे। 48 नंबर प्रश्न कह रहा है एथेनॉल का क्रियाशील मूलक, एथेनॉल का क्रियाशील मूलक कौन सा होता है। तो 48 नंबर प्रश्न का देखिए आपको सब्जेक्टिव प्रश्न भी बताता हूं, उसमें मैंने बताया था कि बॉन्ड OH होता है एथेनॉल और COH कार्बोक्सिलिक एसिड, बिल्कुल सही ऑप्शन ए सही आंसर कर देंगे। 49 नंबर प्रश्न, अब आपको प्रश्न दिखाई दे रहा है, जल्दी से पढ़िए और आंसर दीजिए। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले को पदार्थ को क्या कहते हैं, अगर कोई अभिक्रिया में भाग ले रहा है पदार्थ तो उसको क्या कहते हैं सर। तो ये तो आप जरूर याद किए होंगे, केमिस्ट्री की शुरुआत इसी चैप्टर से हो रहा है। ऑप्शन सी पे सही आंसर दिया गया, अभिकारक कहते हैं। अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं उस अभिकारक, और जो बनता है उसे क्या बोलते हैं, प्रतिफल, बिल्कुल सही ऑप्शन सी याद रखेंगे। 50 नंबर प्रश्न कह रहा है साधारण नमक का रासायनिक सूत्र, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है, प्रश्न आपसे यही पूछा गया है। तो 50 नंबर प्रश्न को जो भी विद्यार्थी कह रहा है कि सर बउआ टाइप प्रश्न है, NaCl होता है, काफी शानदार, आपका आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन भी सही आंसर कर देंगे। 51 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन मुख्यतः बायोगैस है, इसमें से बायोगैस कौन है सर। तो 51 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, बिल्कुल सही, CH4 जो है बायोगैस है, तो ऑप्शन बी सही आंसर करेंगे। 52 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न कह रहा है पोटेशियम अर्थात कि K की परमाणु संख्या कितना होता है। तो पोटेशियम का परमाणु संख्या है 19, बिल्कुल सही ऑप्शन ए याद करते चलिए। फिर देखिए शानदार शानदार प्रश्न सेट किया गया है। 53 नंबर प्रश्न से अब फिर प्रश्न स्पष्ट हो चुका है, जल्दी से पढ़िए और अब आंसर दीजिए। कह रहा है निम्न में कौन दुर्बल अम्ल है, इसमें से कौन दुर्बल अम्ल है। दुर्बल अम्ल और सबल अम्ल आप समझ रहे हैं, दुर्बल अम्ल वही होते हैं जिनके जलीय विलयन कम H+ आयन उत्पन्न करते हैं, और सबल अम्ल अर्थात कि स्ट्रॉन्ग एसिड वही होते हैं जिनके जलीय विलयन में H+ आयन की संख्या ज्यादा हो जाता है। कह रहा है निम्न में कौन दुर्बल अम्ल है, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन डी पे दिया गया है, बिल्कुल सही, CH3COOH क्या होता है, दुर्बल अम्ल। बाकी HCl HNO3 H2SO4 सभी जो है स्ट्रॉन्ग एसिड के उदाहरण है। 54 नंबर प्रश्न बउआ टाइप प्रश्न है, बउआ भी सही सही आंसर देगा। आपको भी तूफानी लाल की तरह बिल्कुल सही आंसर कमेंट करना है कि कार्बन क्या है सर, कार्बन कौन सा है, इसमें से ऑप्शन आपके क्लियर दिखाई दे रहा है, जल्दी से पढ़िए और आंसर दीजिए। तो जो भी विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर कार्बन एक अधातु है, नॉन मेटल है, आपका आंसर बिल्कुल सही है ऑप्शन बी। आज के टेस्ट में पता चल जाएगा कि आप क्या करने जा रहे हैं, एग्जाम में 75+ सही करके जाना है आपको। चलिए 55 नंबर प्रश्न कह रहा है नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनता है। नर युग्मक और जब मादा युग्मक का संयोजन होता है तो क्या बनता है, अंडाणु और शुक्राणु मिलते हैं तो क्या बनता है सर, जाइगोट बनता है। काफी शानदार, मैं देख रहा हूं काफी विद्यार्थी का कमांड हुआ है, और मुझे मालूम है कि काफी विद्यार्थी इस चैनल के जाकर देखिएगा, इस साल 40 में 40 फोड़ कर आएंगे ऑब्जेक्टिव में आपके साइंस का। काफी विद्यार्थी 55 का ऑप्शन ए कमेंट कर दिए, बिल्कुल आपका आंसर शानदार जबरदस्त जिंदाबाद है, ऑप्शन ए सही आंसर करना है।
56 नंबर प्रश्न कह रहा है किसी जीव की जीनी संरचना कहलाती है। अब ये मत कहिएगा आपको नहीं मालूम है, कई बार, एक बार नहीं अनेकों बार मैं आपको रटाया हूं। मैं हर क्लास में बोलता हूं कि देखिए आपको आंसर देना है, अगर गलत हो रहा है तो इसीलिए सही आंसर बताया जा रहा है कि इसको रट जाइए ताकि नेक्स्ट क्लास में प्रश्न मिले तब आपको गलत नहीं करना है। यही होता है तैयारी करने का शानदार फंडा। कह रहा है किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाता है गुरुजी? तो बिल्कुल जीन प्रारूप कहलाता है, अर्थात कि जीनोटाइप कहलाता है सर। ऑप्शन बी बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं 57 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न कह रहा है मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र में तृतीय उपभोक्ता है। मैदानी जो पारिस्थितिकी तंत्र बनता है उसमें तृतीय उपभोक्ता पर कौन आते हैं? सोचिए कितना आसान प्रश्न, लेकिन थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है तो ये हो जाएगा आपका। तृतीय पे क्या आता है? सर्प आता है। बिल्कुल सही, ऑप्शन डी, सर्प तृतीय उपभोक्ता में आते हैं, तो ऑप्शन डी सही आंसर कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं 58 नंबर प्रश्न को समझते हैं। कह रहा है रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है। अगर आपके खून में आयरन की कमी हो जाता है तो आपको कौन सा बीमारी से ग्रसित हो सकते हैं? यही प्रश्न पूछा जा रहा है कि रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है सर? एनीमिया होता है। बउआ भी अब जान चुका है एनीमिया होता है। बिल्कुल सही, ऑप्शन सी। 59 नंबर प्रश्न कह रहा है कवक में पोषण की कौन सी विधि है? कवक जो अपना पोषण किस विधि के द्वारा करता है सर? यही प्रश्न पूछा जा रहा है। तो 59 नंबर प्रश्न का जो भी विद्यार्थी ऑप्शन भी कमेंट कर रहे हैं कि गुरुजी मृत जीवी पोषण विधि से कवक पोषण करता है, तो ऑप्शन बी आपका आंसर बिल्कुल शानदार है। ऑप्शन बी काफी शानदार। आगे बढ़ते हैं 60 नंबर प्रश्न कह रहा है ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन क्या है सर? प्रश्न यही पूछ रहा है, तो आप जानते हैं, अब तो बउआ टाइप प्रश्न है। ऑक्सीजन एक हार्मोन है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही। मैं देखिए आपको सब्जेक्टिव प्रश्न भी बताता हूं, उसका भी क्लास कीजिएगा। तो सब्जेक्टिव प्रश्न में सभी हार्मोन की चर्चा हम लोग किए थे। तो ऑक्सीजन क्या है सर? वहां पे भी आया था, एक पादप हार्मोन है। बिल्कुल सही। 61 कह रहा है मानव में डायलिसिस थैली है। मानव में डायलिसिस थैली कौन सा है? यही पूछ रहा है, तो नेफ्रॉन। बिल्कुल सही, ऑप्शन ए। जब ऑप्शन ए पे आपको सही ऑप्शन मिल गया तो चारों पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, फटाफट अंदाज में ऑप्शन ए कमेंट कर देना है। चलिए 62 नंबर प्रश्न, सभी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में इसका सही ऑप्शन भर दीजिए। तो 62 नंबर प्रश्न का कि भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? भोजन जो हमारे शरीर में पचता है वो किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है सर? मैं देख रहा हूं कितने विद्यार्थी सही सही आंसर दे पाते हैं। सभी को एक साथ सही सही आंसर दीजिए, जितने भी छात्र। अगर आप भी जो भी बाद में देख रहे हैं उनकी जानकारी के लिए हम बता दें, अगर आप भी लाइव चैट में आंसर देना चाहते हैं तो 6:30 PM पे क्लास ज्वाइन कीजिए। अगर नहीं है इस समय तो कोई बात नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए। कभी भी आप क्लास देखिए, आंसर कमेंट कीजिए। कह रहा है भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? काफी विद्यार्थी मैं देख रहा हूं तूफानी लाल की तरह ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए कमेंट कर दिए। उपचयन अभिक्रिया है, काफी शानदार। ऑप्शन ए सही आंसर कर देंगे। 63 नंबर प्रश्न कह रहा है नर युग्मक और मादा युग्मक के संलग्न को क्या कहते हैं? नर युग्मक और मादा युग्मक के संलग्न को क्या कहते हैं सर? तो 63 नंबर प्रश्न का देखिए इसमें से कुछ नहीं कहते हैं सर। ऑप्शन डी, क्योंकि पूछ रहा है नर युग्मक और मादा युग्मक का संलग्न होता है तो उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ में न किण्वन कहते हैं, न बौनापन, न मधुमेह। तो ऑप्शन डी पे इसलिए कोई नहीं दिया गया था, सही आंसर कर देंगे। 64 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है सर? इसमें से कौन जो एक लिंगी पादप का उदाहरण है गुरुजी? तो 64 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही सही आंसर अगर आप देखेंगे तो आपको ऑप्शन सी पे दिखाई दे रहा है, पपीता। कई बार मैं आपको बताऊं पपीता एक लिंगी पादप का उदाहरण है। ऑप्शन ए सही आंसर करेंगे। आगे बढ़ते हैं 65 नंबर प्रश्न कह रहा है मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? 4 जीव का नाम दिया गया है, इसमें मुकुलन से प्रजनन की क्षमता किसमें है? यही प्रश्न पूछ रहा है। तो जो भी छात्र कह रहे हैं कि सर ईस्ट में मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है, आपका आंसर बिल्कुल शानदार है, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं 66 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। देखिए 66 नंबर और प्रश्न और 67 नंबर प्रश्न काफी शानदार है। कह रहा है मलेरिया उत्पन्न करने वाले मच्छर, मलेरिया आप जानते हैं मादा एनोफिलिस मच्छर से होता है, वहीं कह रहे हैं मलेरिया उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं? अर्थात कि जो मच्छर काटने से हमें मलेरिया हो जाता है वो किस प्रकार के जल में उत्पन्न होते हैं सर? तो गंदा जल में, याद रखिएगा गंदा जल में। काफी शानदार, ऑप्शन बी। और वहीं पे देखिए 67 नंबर प्रश्न, दोनों प्रश्न एक जगह किया गया है, इसलिए मैं बोला शानदार जो मॉडल पेपर हमें दिखाई दे रहा है उसी को हम लेकर आ रहे हैं ताकि यहां से एग्जाम में खूब प्रश्न आए।
कराए वहीं पे डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं, तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहना है। काफी विद्यार्थी इसका भी गंदा जल आंसर कमेंट करते हैं, लेकिन इसका होता है साफ जल, तो याद रखिएगा। मलेरिया पूछेगा तो गंदा जल, डेंगू पूछेगा तो साफ जल, ये मच्छर साफ जल में उत्पन्न होते हैं, तो ऑप्शन है जहां पे साफ जल का जमाव होता है वहीं पे उत्पन्न होते हैं। 68 नंबर प्रश्न कह रहा है ओजोन परत पाया जाता है सर, ओजोन परत इसमें से कहां पे पाया जाता है, यही प्रश्न पूछ रहा है। तो 68 नंबर प्रश्न का जो भी छात्र कह रहे हैं कि सर ऑप्शन ए स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। और मैं इसका उत्तर कई बार आपको बिल्कुल सही सही बताया हूं, इसलिए मैं बोलता हूं नहीं मालूम है तो कोई चिंता की बात नहीं। अगर जो भी क्लास आ रहा है पिछले 10 दिन से उतना आप पढ़ के जाएंगे तो आप 40 सही कर देंगे, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं 69 नंबर प्रश्न की बात कर रहे हैं। कह रहा है किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा को ग्रहण करने वाले होते हैं, किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा को ग्रहण करने वाले को क्या कहते हैं सर, तो उत्पादक। जो ऊर्जा को ग्रहण करते हैं उसे उत्पादक कहते हैं, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए सही आंसर करेंगे। 70 नंबर प्रश्न कह रहा है एटीपी है, इसमें से एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट अर्थात जिसे हम लोग शॉर्टकट में एटीपी कहते हैं, एटीपी इसमें से क्या है सर, यही प्रश्न पूछ रहा है। तो ऑप्शन पढ़िए, कह रहा है ऊर्जा का वाहक है, ऊर्जा का संग्राहक है, ऊर्जा का सिक्का है, बिल्कुल सही, ऑप्शन डी सही आंसर कर देंगे आपके 70 नंबर प्रश्न का। चलिए 75 प्लस सही करके जाना है क्योंकि काफी प्रश्न में आपको पीछे रटा चुका हूं। कह रहा है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, आप जानते हैं स्वपोषी पोषण पेड़ पौधों में पाया जाता है और पेड़ पौधों को स्वपोषी पोषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश सभी की आवश्यकता होती है, तो ऑप्शन डी उपरोक्त तो सभी सही आंसर कर देंगे। आगे बढ़ते हैं 72 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न कह रहा है प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा इसमें से किसकी प्राप्ति होती है सर, ग्लूकोज की, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी सही आंसर याद रखना है। आगे बढ़ेंगे सर 73 नंबर प्रश्न को समझेंगे। कह रहा है शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है, शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है, तो शुक्रवाहिका में। काफी शानदार शानदार प्रश्न मिल रहा है, ऑप्शन भी रटते चलिएगा, शुक्रवाहिका में शुक्राणुओं का मोचन होता है। 74 नंबर प्रश्न कह रहा है ओजोन परत के अवक्षय से कौन सी बीमारी उत्पन्न होती है। आप जानते हैं जो ओजोन परत है जो आपके फिल्टर की तरह कार्य करता है, जो सूर्य से उत्पन्न होने वाले हानिकारक किरणें जैसे पराबैंगनी किरण को धरती पर आने से रोकता है, तो अगर वो धरती पे पहुंच जाएगा हमारे शरीर पे ओजोन परत का अगर अवक्षय होगा और सूर्य की पराबैंगनी किरण हानिकारक किरणें पहुंचेगी तो कौन कौन बीमारी उत्पन्न हो सकता है सर, तो त्वचा कैंसर भी होता है, मोतियाबिंद भी होता है, उत्परिवर्तन भी होता है, तो ऑप्शन डी याद रखेंगे इनमें से सभी। आगे बढ़ते हैं 75 नंबर प्रश्न को समझते हैं। कह रहा है अनुवांशिकी गुणों का संदेश होता है, अनुवांशिकी गुणों का संदेश तो डीएनए में, इसलिए तो डीएनए टेस्ट किया जाता है, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए, डीएनए अणु में अनुवांशिक गुण का संदेश होता है, ऑप्शन ए सही आंसर कर देंगे। 76 नंबर प्रश्न कह रहा है एक नर हार्मोन है, इसमें से नर हार्मोन कौन है सर, तो जो भी छात्र 76 का ऑप्शन डी कमेंट करना है, टेस्टोस्टेरोन जो है नर हार्मोन है, काफी शानदार, ऑप्शन डी सही आंसर करना है, याद करते चलिएगा। 77 नंबर प्रश्न, 75 से आगे बढ़ चुके हैं, 75 प्लस आपको सही करना है। कह रहा है शुक्राणु का निर्माण होता है, शुक्राणु इसमें से कहां पे बनता है, तो वृषण में, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं सर 78 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न कह रहा है किस वैज्ञानिक को अनुवांशिकी का पिता, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं सर, बउआ टाइप प्रश्न है, मेंडल साहब को कहते हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल को, तो ऑप्शन बी सही आंसर करेंगे। 79 नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे कि एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन होता है, एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन कैसे होता है, तो विसरण क्रिया के द्वारा एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन होता है, तो ऑप्शन सी याद रखना है। 80 नंबर प्रश्न कर रहा है मछली के हृदय में कोष्ठक की संख्या, मछली के हृदय में याद रखिएगा 2 कोष्ठक होता है, तो ऑप्शन ए पे दिया गया था, तो इसे हम सही आंसर कर देंगे। यहां तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न समाप्त हो गया। आगे आपको सब्जेक्टिव प्रश्न है। अब बताइए आप 75 प्लस सही किए हैं कि नहीं, नीचे कमेंट बॉक्स में अपने नाम के साथ जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस क्लास को लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि फिर कल 6:30 PM पे मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।